हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रेसबायोपिया क्या होता है। हमने ये जाना था कि जो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट होता है वो आपकी सिलेरी मसल्स में या पक्षमाभी पेशियों की कमजोरी या वीकनेस के कारण हो, और ये ज्यादातर आपका उम्र के साथ होता है। हमने ये भी जाना था कि इसे हम बायफोकल लेंस से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में समझा था। मोतियाबिंद क्या होता है और इसे किस प्रकार से लेजर ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम ये समझ रहे थे कि जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है, कांच का प्रिज्म होता है, वो किस प्रकार से जब भी उसमें कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो अपने पथ से वो किस प्रकार से डेविएट हो जाती है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से एक श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में डाला जाता है तो वो 7 रंगों में विखंडित हो जाता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है जहाँ पे हम बेसिकली न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब आप एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जो है डालते हैं तो क्या होता है, जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। और अगर आप एक और प्रिज्म लें और उसे इस प्रिज्म के उल्टे दिशा में रखें तो जो जो आपका रे है जो बाहर निकलेगा, जो किरण बाहर निकलेगी, वो आपकी श्वेत किरण या व्हाइट लाइट होगी। आप जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म पी क्यू आर और प्रिज्म पी डैश क्यू डैश और आर डैश, ठीक है। अब पहले प्रिज्म में क्या हुआ, श्वेत प्रकाश पड़ा, हमने श्वेत प्रकाश डाला, ये प्रकाश इस पे पड़ा, ठीक है, पी क्यू साइड पे पड़ा, और फिर क्या हुआ, श्वेत प्रकाश आप जानते हैं क्या हो रहा है, बेसिकली वायु से कांच की तरफ जा रहा है प्रकाश, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका श्वेत प्रकाश है वो वायु से कांच की तरफ जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही ये आगे एंटर करेगा तो क्योंकि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना है और इन रंगों का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, इनकी स्पीड अलग अलग है। इस कारण क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों में जो है स्प्लिट हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी। अब ये पूरा आपका प्रिज्म से ट्रैवल करेगा, पहले जो प्रिज्म है पी क्यू आर है उससे जाएगा, जाने के बाद फिर ये पी आर साइड से बाहर निकलेगा और एक बैंड के रूप में या कलर के बैंड के रूप में, ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये जो कलर बैंड है ये 7 रंगों से मिलके बना होता है। इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा प्रिज्म लेंगे P डैश Q डैश R डैश और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिज्म के बगल में रख देंगे। अब क्या होगा, बेसिकली जो ये बैंड है, कलर का जो बैंड है, ये आपका फिर प्रिज्म में पड़ेगा, प्रिज्म में पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर कंबाइन हो जाएगा यानी मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका कलर का बैंड है, प्रकाश का जो बैंड है, वो आपका स्प्लिट हो गया, विखंडित हुआ, लेकिन जब वो दूसरे प्रिज्म में पड़ता है, दूसरे प्रिज्म में जाता है तो वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है, एक साथ मर्ज हो जाता है। और फिर जो आपकी P डैश R डैश साइड है, यहाँ से ये श्वेत प्रकाश के रूप में या व्हाइट लाइट के रूप में बाहर निकल जाता है और ये हमें जो है एक सफेद लाइट या श्वेत प्रकाश के पैच के रूप में दिखाई देता है।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले जो पहला प्रिज्म है वो जो व्हाइट लाइट है उसका डिस्पर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्पर्जन कर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, यही लाइट फिर रिकम्बाइंड हो रही है, यानी फिर से इसका क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पुनः संयोजन हो रहा है, और फिर ये हमें दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद एक श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देती। तो बेसिकली ये क्या था आपका, ये आपका न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, when white light is passed through a prism, it disperses, and when another prism is kept inverted, the dispersed light returns to white. अब क्या होता है, बेसिकली जब आप श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म पर डालते हैं तो जो श्वेत प्रकाश है वो क्या हो जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा प्रिज्म लेते हैं वो उल्टा है, फिर उस उल्टे प्रिज्म को रखते हैं तो वो क्या करता है, जो ये बैंड लाइट का जो बैंड है ये फिर उसमें पड़ेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, जो आपका लाइट का बैंड है वो मिलके एक श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाएगा। दिस इज रेफर्ड टू एज लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन, इसको हम लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। This is caused by different velocity of different color passing through the prism. अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब आपका प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को पास किया जाता है तो क्या होता है, आपका जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, वो 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है, बेसिकली वेलोसिटी के कारण, ठीक है। जो वेग है, अलग अलग रंगों की जो प्रकाश है उनका अलग अलग वेग होता है, इन वेग के कारण ही ये जो है एक बैंड के रूप में टूट जाता है। अब जैसे ही ये जो किरणें हैं, ये जो वर्ण जो है अलग अलग कलर्स की जो किरणें हैं, ये जब दूसरे प्रिज्म में जो कि उल्टा रखा गया है उस पे पड़ती हैं, तो क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग है, ठीक है, इसके कारण फिर क्या हो जाता है, ये बाद में प्रिज्म के अंदर जाके ये रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, ठीक है, एक साथ मिल जाती है। In other words, the refractive index of the glass varies depending on the wavelength or frequency. अब अगर हम दूसरे भाषा में बोलें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के लिए जो है अलग अलग होता है, ठीक है। ये अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति वाली किरणों के लिए अलग अलग जो है आपकी वेलोसिटी होती है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है। When the dispersed light further pass through the inverted prism, the recombination of dispersed light takes place. अब ये जो dispersed light है, ठीक है, ये जब दूसरे प्रिज्म में पड़ती है तो क्या हो जाता है, दूसरे उल्टे प्रिज्म के कारण ये कंबाइंड हो जाती है और हमें व्हाइट लाइट के रूप में, श्वेत प्रकाश के रूप में ये मिलती है। स्पेक्ट्रम के रंगों का पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, रोशनी के 7 रंगों के वर्ण क्रम को पुनः संयोजित करके श्वेत प्रकाश वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह 2 शीशे के प्रिज्म या कांच के प्रिज्म को एक दूसरे के पक्ष की ओर रखकर या इन्वर्टेड या उल्टा रखकर किया जा सकता है, लेकिन दूसरे कांच के प्रिज्म को उल्टा रखना है। जब सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश पहले कांच के प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तब यह प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, और जब प्रकाश की यह किरणें कांच के या शीशे के दूसरे प्रिज्म में प्रवेश करती है तो उल्टी स्थिति में रखा है, जो उल्टी स्थिति में रखा है उसमें से श्वेत प्रकाश बाहर आता है। दूसरे कांच के प्रिज्म को उल्टा स्थिति में रखने के कारण 7 रंगों की रोशनी को पुनः संयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं
रेनबो के फॉर्मेशन की, यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है। बेसिकली जब भी हम रेनबो की बात करते हैं तो रेनबो यानी इंद्रधनुष कब बनता है, जब आपका बारिश और सूर्य दोनों एक साथ आपको आकाश में दिखाई। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी बारिश की बूंदें होती हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में लटक जाती है या रह जाती है, जिस कारण वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है, एक प्रिज्म की तरह वो काम करती है। और उस पे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करती है, वो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित कर देती है या तोड़ देती है, जिस कारण जो ये आपकी बारिश की बूंदें हैं ये एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है और इंद्रधनुष का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो आपका बैंड बनता है वो एक आर्क की फॉर्म में बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका बैंड बनता है, ठीक है। इस तरीके से आर्क की फॉर्म में आपका जो है बैंड बनता है, जिसमें आपके 7 कलर होते हैं, ठीक है, 7 कलर। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी रेनबो बनाना होता है या जब भी रेनबो बनता है तो जो आपके जो सूर्य है वो पीछे की ओर होता है, वहीं जो आपकी बारिश की बूंदें होती है वो आपके फ्रंट में होती है। अब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है बूंदों में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, आपतित। अब जैसे ही वो बूंद में पड़ती है तो क्या होता है, आपके जो प्रकाश की किरण है वो एयर से वाटर में जा रही, यानी वायु से जल की तरफ जा रही। तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो आपका श्वेत प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में विखंडित हो जाता है, यानी जो 7 रंग हैं उनमें वो टूट जाता है, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। अब क्या होता है, वो स्प्लिट होता है, फिर जो आपकी बूंद की दूसरी बाउंड्री होती है, दूसरी दीवार होती है, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दीवार पे क्या हुआ, ये जो कलर का बैंड है, ठीक है, जो ये कलर लाइट का बैंड है ये यहाँ पे टकराया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके आप देख सकते हैं फिर ये बूंद में गया और बूंद से फिर बाहर निकला और आपको क्या मिला, आपको फिर से रिफ्लेक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद आपको जो है इंद्रधनुष दिखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है, और सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है या कौन से रंग की लाइट मुड़ती है, वॉयलेट, और सबसे कम रेड। इस तरीके से बैंड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है इस बूंद के अंदर गई, अपवर्तन के कारण 7 रंगों में विखंडित हुई, इसी तरीके से विबग्योर की फॉर्म में, फिर क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, जो बूंद है, बूंद की जो ये दीवार है यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, फिर ये जो किरणें हैं, ये जो अलग अलग कलर है, ये फिर इसी मीडियम में गई और आप देख सकते हैं कि जो हमें बैंड मिला वो उल्टा मिला, ठीक है। आपका बैंड विबग्योर था, वो ऊपर से नीचे की ओर आपको दिखाई दे, यानी टोटल रिफ्लेक्शन के बाद या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपका जो बैंड है वो उल्टा हो जाए, ठीक है। Rainbow. A rainbow is a natural spectrum appearing in sky after rain shower. बेसिकली जब भी हम इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, बारिश के बाद। बारिश के बाद
आपके आसमान में या आपके वातावरण में बूंदें लटक जाती हैं, बूंदें रह जाती हैं। यही बूंदें जो हैं आपका प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और रेनबो बनाती है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी बूंदें हैं जो आपके वातावरण में रह गई हैं, वो लाइट का डिस्पर्जन करती है और इस लाइट की डिस्पर्जन के कारण ही हमें एटमॉस्फेयर में या हमारे वायुमंडल में जो है इंद्रधनुष मिलता है। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष कहाँ पे बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा, ठीक है। जिस तरफ सूर्य है उसके ऑपोजिट दिशा में, जैसे अगर सूर्य यहाँ है तो उसकी विपरीत दिशा में आपका क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा। The water droplet acts like small prism. अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं पानी की, ये किसकी तरह कार्य करती है? प्रिज्म की तरह कार्य करती है। They reflect and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally reflect it again when it comes out of the drop. ये क्या करती है? पहले ये रिफ्लेक्ट करती है यानी अपवर्तित करती है, फिर डिस्पर्स कर देती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन होता है और फिर उसके बाद फिर से अपवर्तन होता है। When it comes out of the raindrop, फिर क्या होता है? ये बारिश की बूंद से बाहर आती है। Due to dispersion of light and internal reflection, different color reaches the observer eye. अब ये जो डिस्पर्जन होता है, प्रकाश का जो डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, ये जो है जो व्यक्ति है उसकी आंखों तक पहुंचती है और वो लाइट की बैंड देख पाते। इंद्रधनुष रेनबो। जब धूप के समय बारिश हो रही होती है तब इंद्रधनुष का गठन होता है। जब सफेद सूरज की रोशनी पर वर्षा बूंदें गिरती हैं, तो जैसे जो आपका श्वेत प्रकाश है वो किस पे गिरती है? वर्षा बूंदों पे गिरते हैं, तो क्या होता है? इसके बाद श्वेत प्रकाश अपवर्तित होता है और आकाश में 7 रंगों का एक अर्धवृत्त का गठन करती है। इस स्थिति में छोटी वर्षा बूंदें सफेद सूर्य की रोशनी में तेज शीशे के प्रिज्म के या कांच के प्रिज्म के रूप में कार्य करती। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। अब अगर हम वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो सबसे पहले जो अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है उसे अगर हम समझे तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो बेसिकली क्या होता है? जो आपका मीडियम है या माध्यम है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम की तरफ जाता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयरर, यानी ऑप्टिकली सघन से ऑप्टिकली विरल माध्यम या ऑप्टिकली विरल से ऑप्टिकली सघन माध्यम की तरफ आपकी किरणें जाती है। अब जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है ये अलग अलग लेयर से मिलकर बना है और इन अलग अलग लेयर की या इन अलग अलग परतों की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी यानी घनत्व होता है, जिस कारण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण इस वायुमंडल से गुजरती है तो वो अलग अलग जगह या इंटरफेरेंस पर या जो इनका जब वो एक लेयर से दूसरे लेयर पर जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, जिस कारण रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है। तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जो हमारा वायुमंडल है वो 7 परतों से या 7
जो लेयर है उनसे मिलके बनता है। और ये जो लेयर है, ये जो 7 लेयर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपने पथ से मुड़ती है, जिस कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। बेसिकली जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि वायुमंडल की अलग अलग लेयर है, ठीक है, 7 अलग अलग लेयर है। अब ये जो लेयर है इनमें गैस की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, ठीक है, गैस की क्वांटिटी अलग अलग है, गैस की जो डेंसिटी है, गैस का जो घनत्व है वो अलग अलग है। इसी के कारण जो ये अलग अलग लेयर है, ये जो है अलग अलग इनकी डेंसिटी होती है, अलग अलग तरीके से ऑप्टिकली जो है डेंसर होते हैं, या ऑप्टिकली ये इनका घनत्व होता है, ठीक है, ऑप्टिकल घनत्व होता है। तो इसी कारण क्या होता है, आपका जो है वायुमंडलीय अपवर्तन हो। The atmosphere is made up of layers of different optical density, यानी जो हमारा वायुमंडल है वो अलग अलग प्रकार की जो लेयर्स हैं, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी की जो लेयर है उनसे मिलके बना होता है। This is because density of gases in atmosphere change with temperature, which result in change of refractive index. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग गैसें हैं, गैसों की अमाउंट अलग अलग है, इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है, जिस कारण जो अलग अलग लेयर है उनका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। The deviation of light or other electromagnetic wave from a straight line as it passes through the atmosphere is known as atmospheric reflection. और ये जो डेविएशन होता है, ठीक है, ये जो डेविएशन होता है, ये जो विचलन होता है प्रकाश का, या जो और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है उनका एक सीधी रेखा से, इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो बेसिकली वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, सीधे पथ से मूव करना, ठीक है, सीधा पथ जो है, स्ट्रेट पाथ जो है, उससे डेविएट होना ही आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब पृथ्वी के वायुमंडल के कारण अपवर्तन होता है तब उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां हवा मौजूद होती है और हर वायु परत का अलग अलग तापमान होता है। इन वायु परतों का अलग अलग ऑप्टिकल घनत्व है। ठंडी हवा की परतें प्रकाश किरणों के लिए ऑप्टिकली सघन यानी ऑप्टिकली डेंसर माध्यम है, जबकि गर्म हवा की परत प्रकाश किरणों के लिए ऑप्टिकली विरल यानी ऑप्टिकली रेयरर माध्यम। अब हम बात करते हैं प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। तो जो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन है इसके बेहद अलग अलग उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी जो आपके तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है, आपको जो है तारे जो हैं ज्यादा ऊंचाई पर दिखते हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है, या फिर सूर्य जो होता है वो जब क्षितिज में आता है या आपको क्षितिज में आने से पहले ही आपको लगता है कि वो क्षितिज पे आ चुका है। तो ये सब चीजें क्यों होती है, बेसिकली ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब जैसे कि अगर हम सितारों की टिमटिमाहट की बात करें या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करें तो हमें जो है तारे रात को टिमटिमाते हुए लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो तारे हैं वो बेहद दूर हैं, यानी हमारी पृथ्वी से बहुत दूर, और वो जो है आपकी जब वो आते हैं, ठीक है, उनकी जो रोशनी जो है आती है आपके स्पेस से आती है, फिर आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो अलग अलग परतों से गुजरती है। अलग अलग परतों से गुजरने के कारण, क्योंकि अलग अलग परतें हैं,
जिनकी डेंसिटी या जिनका जो घनत्व है वो अलग अलग है। तो इन घनत्व में क्या होता है, ये जो लाइट है ये अपने पथ से बेंड हो जाती है। बेंड होने के कारण ये अपवर्तित होती है, जिस कारण किसी टाइम हमें जो ये प्रकाश है या तारों का जो प्रकाश है वो तेज दिखाई देता है और कभी मंद दिखाई देता है, और हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तारे की, तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है, ए पोजीशन पे आपका तारा है, ठीक है। अब यहाँ ये भी बेहद दूर है, तारे क्या है, बेहद दूर है पृथ्वी से, तो वहां से किरणें आ रही हैं और फिर वो कहाँ से गुजर रही है, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके वायुमंडल से। वायुमंडल से गुजरती है तो क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी की तरफ आए, ठीक है, या पृथ्वी से नीचे से ऊपर की तरफ जाए या पृथ्वी की तरफ आए, तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो बढ़ता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, क्योंकि चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जो जो ये तारा है, तारे से लाइट आ रही है वो अपने पथ से मुड़ जाती है या बेंड हो जाती है। मुड़ के बेंड होके ये हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब जब हम इस तारे को देखते हैं, क्योंकि ये मुड़ के आ रही है तो इस तरीके से आ रही है, जब हम इस तारे को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो तारा है ये थोड़ा ऊंचाई पर है, ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश का पथ है वो मुड़े हुए प्रकाश के पथ के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो तारा है वो ज्यादा ऊंचाई पर है, और हमें ऐसा लगता है कि जो आपका तारा है वो काफी ऊंचाई पर है, एक्चुअल पोजीशन से वो हमें ऊपर दिखाई, ठीक है। पहला है सितारों की टिमटिमाहट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रात में तारे जगमगाते हैं या टिमटिमाते हैं क्योंकि उनके प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। जब सितारों की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब यहाँ हवा के या वायु के अलग अलग ऑप्टिकल घनत्व के कारण अपवर्तित होती है। तो क्या होता है, जो वायु है या एयर है उसकी अलग अलग लेयर के कारण क्या होता है, जो आपके जो अलग अलग लेयर है उसके कारण, क्योंकि उनका घनत्व अलग अलग है, अपवर्तन होता है, ठीक है, इस प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसलिए तारे एक पल में उज्जवल और दूसरे पल में मंद दिखाई देते। दूसरा है आपका, तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते। The stars seem higher than they actually are। यानी हमें तारे जो है ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, किसके कंपैरिजन में, जहाँ पे वो एक्चुअली है। तारे से आने वाली प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो वह अपवर्तित हो जाती है। आकाश में अधिक ऊंचाई पर हवा विरल हल्की होती है, यानी ऊंचाई पर आकाश में जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो ऊंचाई पर क्या है, आपकी जो एयर है, जो वायु है वो हल्की है, यानी विरल है वहां पे, ठीक है, वहां पे कैसा है, रेयरर मीडियम में। और पृथ्वी की सतह के निकट हवा सघन हो जाती है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की तरफ आते हैं तो जो वायु है वो सघन हो जाती है, यानी डेंसर हो जाती है। अतः जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण विरल हवा से या विरल वायु से सघन वायु में आती है तो अधिक झुक जाती है या मुड़ जाती है, जिसके कारण आकाश में तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते। नेक्स्ट है आपका अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, एडवांस सनराइज एंड सनसेट। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो जैसे कि जब आपका जो सूर्य होता है, सूर्य जब क्षितिज तक नहीं पहुंचता, यानी सूर्योदय होने वाला है और सूर्य क्या है,
होराइजन या क्षितिज पे नहीं पहुंचता है, उससे नीचे ही होता है, तभी हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो उग चुका है या होराइजन से ऊपर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब आपका सूर्यास्त होता है तो आपका जो सूर्य है वो होराइजन से या क्षितिज से ऊपर होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो नीचे आ चुका है। तो बेसिकली जो आपका एडवांस सनराइज होता है या डिलेड सनसेट होता है, यानी आपका जो सूर्य है वो नीचे आ चुका है क्षितिज से, ठीक है, आपका सूर्य क्षितिज से नीचे आ चुका है, लेकिन आपको तभी भी ये लगता है कि वो क्षितिज के ऊपर है सूर्यास्त के टाइम। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें अलग अलग लेयर है जिसके कारण रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी कारण हमें सूर्योदय से पूर्व सूर्य क्षितिज से ऊपर दिखता है, वहीं जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य आपका क्षितिज से नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी आपको सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है ये देखा कि किस प्रकार से जो आपके दो प्रिज्म है या जो आपके दो प्रिज्म अगर हम उल्टे रखते हैं तो वो किस तरीके से जो आपका बैंड बनता है, ठीक है, जो कलर का बैंड बनता है उसे रिकम्बाइंड कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपका न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। इसके साथ साथ हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।